सारिका की नई नई शादी हुई थी और वो अपने कमरे में आराम आराम से तैयार हो रही थी। तभी वहाँ सारिका की ननद जूही आती है और बोलती है, क्या बात है भाभी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है और आप अब तक तैयार ही नहीं हुई। हाँ, वो बहुत ज्यादा थक गई थी। शादी की वजह से मैं भी ठीक से सो नहीं पा रही थी कई दिनों से। कल रात को नींद आई तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई, बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। भाभी आपको पता नहीं है क्या, जो सुबह देरी से उठता है उसका पूरा दिन खराब जाता है। आपको पता है भाभी कि इंसान को कैसा होना चाहिए। इंसान को तो अपने काम के लिए इतना पाबंद होना चाहिए कि उसे नींद तक ना आए, ये सोचकर कि कल उसे जल्दी उठना है। पहला दिन है आपका ससुराल में। माफ करना ननद जी, लेकिन जब शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है ना, तब वाकई सोचने की हिम्मत खत्म हो जाती है। और मैं कौन सा रोज रोज लेट उठने वाली हूँ, मेरी भी जल्दी उठने की ही आदत है। भाभी एक दिन की भूल कब आदत बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, जिंदगी को अगर हम ऐसे ही हल्के में लेंगे तो जिंदगी भी हमें हल्के में लेना शुरू कर देगी। आपको लगेगा आज तो ससुराल में किसी ने कुछ कहा नहीं है तो कल भी लेट उठ जाऊंगी और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। लेकिन जब किसी दिन ससुराल में किसी ने कुछ कहा तो आपको बुरा लग जाएगा। मुझे नहीं पता था ननद जी कि आप मोटिवेशन भी देती हो। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकती हूँ कुछ। ससुराल में मेरा पहला दिन है तो मुझे यहाँ पर अपना इम्प्रेशन भी तो बनाना है ना। काम ऐसा करो कि लोग आपके नाम से ज्यादा आपके काम से जाने। नाम का क्या है, वो तो काम के साथ ही बढ़ता जाएगा। आज आपका दिन है सबके दिलों में अपनी जगह बनाने का। हाँ बिल्कुल सही कहा। आज मैं सबको इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी ना कि सब मेरी तारीफ करते रहेंगे। क्यों ननद जी, सही कहा ना मैंने? अब ये परिणाम अभी तो नहीं मिल सकता है आपको। जब तक खाना नहीं बनेगा तब तक परिणाम मिलना थोड़ा सा अनुचित होगा ना। तो इसीलिए पहले काम फिर परिणाम। कितना ज्ञान देती है ये। अरे तारीफ क्या करती थोड़ी सी, ये तो सर पर ही नाचने लग गई। सारिका को अपनी ननद थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि जूही शादी के बाद पहले दिन से ही सारिका को कई बार टोक टोक कर मोटिवेशन देती रहती है। कुछ दिनों के बाद जूही रात में लेट घर आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। सारिका जूही के लिए खाना लेकर जाती है। क्या बात है ननद जी, आज आपको घर आने में इतना लेट कैसे हो गया? सबने खाना खा लिया है। ये लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप भी खा लो। भाभी आपको पता है, अगर इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता तो उस इंसान का जीवन ही व्यर्थ है। अच्छा, और आपका क्या लक्ष्य है? मेरा तो एक ही लक्ष्य है, लोगों में सकारात्मक ऊर्जा लाने का। भाभी आजकल 10-15 हजार की नौकरी में शांत हो जाते हैं लोग। यही पुराने समय के लोग, उनका बॉडी कभी थकती नहीं है, भले ही वो कितने पैसे क्यों ना कमा ले, उन्हें तो बस कमाने से मतलब था। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ननद जी आपकी जुबान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है? मेरी जुबान लड़खड़ा रही है? आप ये देख रही हो? अरे आपको तो मेरी बात सुननी चाहिए। भाभी आप बताओ, अब इंसान अपने जीवन में क्या करे? कोई लक्ष्य है क्या? छी, आपके मुंह से कितनी बदबू आ रही है। आप नशा करके आई हो ननद जी? हाँ, मैंने नशा किया है, जिंदगी का नशा किया है। और जिंदगी के नशे से ऊपर कोई नशा होता है? पक्का, आज तो आप नशा करके ही आई हो और यहाँ आकर मुझे बोल रही हो। रुको, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ, वही आपको अच्छे से सबक सिखाएंगी। सारिका तुरंत वहाँ से अपनी सास माला को बुला कर लाती है। माँ जी ये देखो, ननद जी नशा करके आई है और मुझे मोटिवेट कर रही हैं। अच्छा है भाभी, आप यहाँ माँ को भी ले आई। अब मैं आप दोनों को बहुत जरूरी बात बताती हूँ। ए जूही, क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? तू तो कह रही थी कि तू पढ़ाई करने के लिए गई थी। ये तेरी पढ़ाई है? अब तो नशा करना ही बच गया था। शर्म आती तुझे थोड़ी सी भी? माँ, इंसान को हमेशा दिल की सुननी चाहिए। मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ पढ़ाई, और मैं कहती हूँ आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो करो। और तेरा इंटरेस्ट किस दिशा में जा रहा है ये सब अच्छे से देख पा रहे हैं। बहू, ये नशा करती है, तुझे इस बारे में कुछ पता था या नहीं? माँ जी मुझे भी अभी पता चला है। वैसे दिन भर तो ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े सपने देखता है,
वही इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करता है। आज मैं पूरे मोहल्ले को बताने जा रही हूँ कि कामयाब कैसे होते हैं। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों। बहू, लगता है कुछ ज्यादा ही सस्ती पी ली है इसने। देख तो कितना नशा हो रहा है इसे। जा जल्दी से इसके लिए नींबू पानी लेकर आ, ये तो हमारे पूरे मोहल्ले में नाक कटवा देगी। सारिका और माला मिलकर दोनों जूही को तमाशा करने से रोक देते हैं, लेकिन फिर भी जूही अपने कमरे में ही काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब जूही का ये रोज का हो गया था। वो रात में शराब पी कर आती और सबको मोटिवेशन देती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जूही नशे की हालत में घर जा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला उसे रोकती है। अरे जूही बेटा, इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? सुनो विमला आंटी, कल को जब मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तब मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि मैं रात में कहाँ से आ रही हूँ, रात को कहाँ जा रही हूँ। इसीलिए खुद को ऐसा इंसान बनाता हूँ मैं कि लोग आपकी बात सुने, अपनी बात तुम पर न छोड़े। अरे वाह जूही बेटा, तूने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी समझदार भी है। जो इंसान दिखाते रहते हैं ना कि वो ये जानते हैं वो जानते हैं, वो समझदार नहीं होते मेरी तरह। वो बस दिखावटी होते हैं। उनका पूरा जीवन बस दिखावे का होता है। अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना है तो हर चीज का नियम बनाना बहुत जरूरी है। मेरी तरह बनाओ, नशे में झूम जाओ। खुद तो तू सुबह 11 बजे से पहले उठती नहीं है और तू यहाँ जीवन के नियम के बारे में मुझे बता रही है। अरे तुझे पता भी है मैं कितनी जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह सुबह ही घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। यही तो इंसान की सबसे बड़ी गलती है। अरे खुद के परिश्रम पर विश्वास न रखे। कोई दूसरा यदि नीचे गिर रहा है तो उसे केवल उठाने में मदद करे, ना कि उसकी तुलना करने में। कैसी बातें कर रही है? संत बन रही है क्या तू? रुक, माला को बुलाती हूँ मैं। विमला तुरंत माला और उसकी बहू को बुलाती है। देख माला, ये जूही कैसी अजीब अजीब सी बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कोई नशा करके आई है। माँ जी, ये नशेड़ी मोटिवेशनल स्पीकर ने यहाँ भी अपना प्रोग्राम बिठा लिया है और विमला आंटी तो पूरे मोहल्ले का चलता फिरता अखबार है। इससे पहले कि इन्हें पता चले कि ननद जी ने शराब पी है, हमें ननद जी को घर लेकर जाना चाहिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है। और विमला, तू मेरी बेटी की इतनी मोटिवेशनल वाली बातें तुझे तो समझ ही नहीं आएगी। तू तो बस लोगों की चुगली करना ही जानती है, इसलिए तू अपना मुंह बंद ही रख। माला विमला को ही गलत बताकर घर चली जाती है। सब लोग जूही से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सारिका और माला दोनों ही सुबह सुबह नशे में जूही से कहते हैं, माँ जी, जूही सही कहती है। इंसान तभी कामयाब होता है जो वो अपने दिल की करे। और देखो, आज हम दोनों ने अपने दिल की करी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ जी, आपको? भाभी, आपने नशा किया है? माँ देख रही हो ना आप भाभी को। जूही, तेरी मोटिवेशनल स्पीच ने तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब से तो मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिले। देखना तू, हम सास बहू कितने कामयाब हो जाएंगे। ये भगवान, किसने ने कह दिया कि नशा करके कामयाबी मिलती है? तुमने। अब समझ में आया, तू रोज नशे में लोगों को मोटिवेशन बांटती रहती है। वो कैसा लगता है? जूही को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो शराब पीना छोड़ देती है। ज्योति अपने स्कूल से घर रोते हुए आती है और अपनी माँ गीता को रोते हुए गले लगा लेती है। माँ, मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। वो बोल रही है कि पैसे नहीं है तो स्कूल भी आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी क्लास के आगे जाने को कहा। मैंने उनको कहा तो था कि जब पैसे हो जाएंगे तो मैं तेरी फीस दे दूंगी। उन्होंने मुझे बस जाने को बोल दिया। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तो स्कूल जरूर जाएगी। माँ, हम बाकी लोगों की तरह बड़े घर में क्यों नहीं रहते? अच्छा खाना भी नहीं खाते और अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। मैं हूँ ना तेरे साथ। तू बस देखती रह, तेरी माँ जल्दी ही सब ठीक कर देगी। माँ, आप मुझे दिलासा दे दो, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अब मैं ज्योति को बोलूं भी तो क्या बोलूं? भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है, सब्जी बेचकर भी इतना नहीं मिलता है कि मैं अपनी बच्ची के लिए खुशियाँ ला सकूं।
गीता एक गरीब सब्जी वाली थी जो कि सब्जियां बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी को स्कूल पढ़ा सके। गीता खुद को बहुत ही लाचार समझती क्योंकि वो अपनी बेटी तक को खुशियां नहीं दे पा रही थी। कुछ दिनों बाद गीता सब्जियां बेचकर घर आ रही थी कि तभी गीता को रास्ते में उसकी पड़ोस में रहने वाली काकी मिलती है। काकी जी प्रणाम। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, सब ठीक है बिटिया। भगवान की दया दृष्टि बनी रहे तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। काकी जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक ही रहेगा। बिटिया, तेरी आवाज से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ परेशान है? नहीं नहीं काकी, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी काकी से झूठ मत बोल बिटिया। इतने समय से जानती हूँ मैं तुझे। तेरी बातों से ही पता चल जाता है कि कोई बात तो जरूर है। चल अब बता कि आखिर बात क्या है? काकी अब क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सब्जी बेचने से 1 रुपया नहीं बचता है। पहले तो जिससे सब्जी खरीदो वही लूट मचा देता है, फिर ग्राहक आनाकानी करते हैं। बिटिया, मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि ऐसे घर नहीं चलने वाला है। अब कल को ज्योति बिटिया बड़ी होगी तो उसके लिए भी तो सोचना है ना। हाँ काकी आप सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिटिया, तू इतनी परेशान हो रही है तो मैं तुझे बताती हूँ। जिस घर में तू रह रही है उसके साथ वाली जमीन मेरी ही है। तू चाहे तो उसका इस्तेमाल करके अपनी खुद की सब्जियाँ उगा सकती है। लेकिन मैं कौन सी सब्जियाँ उगाऊं? क्या गीता बिटिया, एक सब्जी वाली होकर तुझे इतना भी नहीं पता? अरे मेरी मानो तो तू टमाटर उगा, क्योंकि टमाटर ही एक ऐसी सब्जी है जो हर समय इस्तेमाल होती है। हाँ, आलू भी होता है लेकिन टमाटर सही रहेगा। काकी आप सही कह रही हो, अब मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। गीता को उसकी काकी की बात बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए अब वो टमाटर ही उगाने की सोचती है। अगले ही दिन वो काम पर लग जाती है। पहले तो वो पूरी मिट्टी को छानकर साफ करती है और उसमें से सारे पन्नी कागज साफ करती है और फिर टमाटर के बीज डाल देती है। लेकिन अभी टमाटर उगने में काफी दिन थे और उन दिनों के बीच में गीता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ महीनों बाद टमाटर उगते हैं। अब गीता टमाटर लेकर बाजार जाती है और उस दिन टमाटर बेच रही होती है। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। गीता के ठेले पर एक आदमी आता है और बोलता है, कैसे दिए टमाटर? 40 रुपए किलो है साहब, आपको कितना दूं? नहीं नहीं, रहने दो। अभी तो घर में टमाटर होंगे, और वैसे भी बिना बात के टमाटर खरीदना अच्छी बात थोड़ी है। क्या हुआ साहब, क्या सोचने लगे? अरे देसी लाल टमाटर है, ऐसे टमाटर आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। बताओ कितने किलो दे दूं आपको? अरे कह दिया ना नहीं चाहिए। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या आपके? वो आदमी गीता पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन एक भी टमाटर नहीं बिकता। गीता काफी ज्यादा निराश और उदास होकर अपने घर वापस चली आती है। घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। इसीलिए गीता की बेटी ज्योति गीता के पास आती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज दिन में घर पे कुछ भी नहीं था खाने को। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। माँ, लेकिन आप भी खाना कहाँ से लाओगी? घर में तो खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तेरी माँ है यहाँ पर सोचने के लिए, तो तू क्यों इतना सोच रही है मेरी बच्ची? गीता अपनी पड़ोस वाली काकी से खाना मांग कर लाती है और अपनी बेटी को खिलाती है। अगले दिन वापस गीता उम्मीद के साथ बाजार टमाटर बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में एक औरत दूसरी औरत से बात कर रही होती है। अरे न्यूज़ सुनी तुमने? टमाटर टमाटर नहीं रहे, सोना हो गए हैं। बताओ, इतने महंगे हो गए हैं, 150 रुपए किलो। इतने में तो पूरी सब्जी आ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि बिना टमाटर के कोई सब्जी भी या दाल अच्छी नहीं लगती है। उस औरत की बात गीता सुन लेती है और वो बाजार में जाती है। टमाटर इतने महंगे हो गए थे कि अब तो लोग टमाटर खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे थे। तभी गीता बाजार में आवाज लगाते हुए बोलती है, 145 रुपए किलो टमाटर। आओ आओ ले लो टमाटर, देसी लाल टमाटर। गीता की आवाज सुनकर वहाँ पर फटाफट से लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और देखते ही देखते काफी सारे टमाटर बिक जाते हैं। ये देखकर गीता को बहुत खुशी होती है। चलो, मैंने जितनी मेहनत टमाटर को उगाने में लगाई थी उतने तो पैसे निकल ही आए, और ऐसे ही चलता रहा तो आज मेरा काफी मुनाफा हो जाएगा। 5 रुपए बस कम करने के बाद तो लोगों ने काफी टमाटर खरीद लिए। ये सोच कर कि कहीं तो कुछ पैसे बच जाएं। गीता काफी ज्यादा खुश थी
क्योंकि कई समय बाद गीता के हाथ में काफी सारे पैसे आए थे। टमाटर महंगे होने की वजह से कोई कम टमाटर भी ले रहा था, तो गीता की कमाई अच्छी हो रही थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद गीता अपनी बेटी के लिए बहुत सारा अच्छा खाना लेकर जाती है। ये देख ज्योति बेटा, मैं तेरे लिए कितना अच्छा खाना बना कर लेकर आई हूँ। माँ, ये सारा खाना आप लाई हो, वो भी मेरे लिए? और नहीं तो क्या, अब मैं ये सारा खाना किसके लिए, बाहर वालों के लिए तो नहीं लाऊंगी ना। माँ बहुत अच्छी हो, सच में। दोनों माँ बेटी बड़े चाव के साथ वो खाना खाती हैं। लेकिन रात के समय बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने की वजह से काफी टमाटर झड़ जाते हैं और कई टमाटर खराब भी हो जाते हैं। हे भगवान, कहीं उम्मीद की किरण दिखाई तो अब ये। इतना नुकसान देखकर ज्योति और ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जब बाजार की तरफ जाती है तो पता चलता है कि टमाटर अब और महंगे हो गए थे। हे भगवान, ये क्या कहर बरसा रहे हो, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गरीब इतने महंगे टमाटर बेचकर लोगों को ही लूट रही हूँ। गीता को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी गरीब थी, इसीलिए वो भी अब महंगे दाम पर टमाटर बेचने लग गई थी। गीता को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। गीता की गरीबी में अब काफी ज्यादा सुधार आने लगता है। एक दिन जब गीता बाजार से घर वापस आ रही थी, तो वो अपनी ही तरह एक गरीब परिवार को देखती है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। गीता उन्हें भी टमाटर देती है और अपने घर आती है। घर आते के साथ ही वो देखती है कि ज्योति और काकी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे काकी, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप ही आ गई, वरना मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आने वाली थी। अरे, अब कहाँ मुझसे मिलने कोई आएगा? काकी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपको बहुत याद करती थी, आपकी वजह से ही तो आज मेरे हाथों में कुछ पैसे हैं। गीता बिटिया, मुझे भी कुछ टमाटर दे दे। वो क्या है ना, इतने महंगे हो गए हैं। काकी, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, रुको मैं अभी लाती हूँ। टमाटर की महंगाई की वजह से गीता की गरीबी में कुछ सुधार होता है और अब वो अपनी बेटी के आगे के भविष्य के लिए सोचती है। कार्तिक काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहा करता था, जिसकी वजह से लोगों से मिलना, बातें करना मानो उसके लिए ख्वाब सा हो गया था। कुछ टाइम बाद उसकी माँ कामिनी उसकी शादी एक आरती नाम की लड़की से करवा देती है, जो कि कार्तिक को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। हमेशा उसके आसपास रहने का बहाना ढूंढती थी, जो चीज कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी आरती चाय लेकर आती है। कार्तिक जी, ये लीजिए आपकी चाय, जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वहाँ पे टेबल पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ। जब आप चाय पी लेंगे उसके बाद ही मैं जाऊंगी। इसी बहाने आपको देखने को तो मिलेगा मुझे। हे भगवान, ऐसी चिपकू बेबी ना आप किसी को भी मत दीजिएगा। यार, मुझे तुम्हें देखने के लिए बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आजकल तो मैं ऑफिस के काम से घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो तुम दिखती रहती हो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो आपको कितना भी देख लूं, मेरा तो मन ही नहीं भरता। एक काम करो, तुम ना ये चाय मुझे दे दो, मैं अभी पी लेता हूँ, वरना तुम मुझसे चिपकी रहोगी और मुझसे काम होगा भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी चिपकू बेबी हूँ जो हमेशा आपसे चिपकी रहती है? कभी ना कभी सच्चाई तो जुबान पे आ ही जाती है, जैसे अभी तुम्हारे जुबान पे आ चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कार्तिक इतना कहकर आरती के हाथों से चाय लेकर एक ही सांस में पीकर उसे कप वापस करता है। लैपटॉप उठाकर अपने काम करने लग जाता है, जिसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपना सारा काम खत्म करके वापस रूम में आती है, तो देखती है कि कार्तिक किसी से फोन पर बातें कर रहा था। वो उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। किससे बात कर रहे हैं आप? जरा मुझे भी बताइए। जब से कमरे में आई हूँ देख रही हूँ आप फोन पर ही लगे हुए हैं। कौन है इतना खास? क्या यार, जब देखो तब चिपकती रहती हो, कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। अरे मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, प्लीज जाओ यहाँ से अभी। शादी के बाद पति की लाइफ में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, जो कुछ होता है पत्नी का ही होता है। बताइए मुझे, कहाँ बात कर रहे थे आप? आरती प्लीज परेशान मत करो यार, मैं काम कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में कॉल पे बात कर रहा हूँ। अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? जाओ। कार्तिक इतना कहता है और वो कमरे से जाने की जगह बेड पर चढ़कर बैठ जाती है और उसके बाद भी
ये देखकर कार्तिक कमरे से बाहर चला जाता है क्योंकि वो उसे निहारे जा रही थी। समय बीतता है। तभी एक दिन कार्तिक काम के चक्कर में तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि तभी कामनी वहाँ आती है। बेटा, तू ऑफिस जा रहा है क्या? मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ माँ, बताइए क्या काम है आपको? बेटा, कुछ दिनों से बहू की माँ की बहुत तबीयत खराब है। अगर तुझे परेशानी ना हो तो क्या मैं बहू को कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास, उसके मायके भेज दूँ? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल भेज दो। मेरी तरफ से तो हाँ ही है। मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पहले मैं उसे मायके छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। सच में तुझे कोई परेशानी नहीं है? तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना कि अभी तेरी शादी हुई है और मैं तेरी बीवी को उसके मायके भेज रही हूँ? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपका कहना भी ठीक है। अगर इस टाइम हम आरती को नहीं भेजेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लड़के वाले होने का घमंड दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बहू को बोल देती हूँ कि वो मायके जाने के लिए रेडी हो जाए। कामिनी इतना कहकर अपनी बहू आरती के पास जाती है और उसे सारी बात बताते हुए मायके जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन आरती का कार्तिक को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को अपनी चिपकू बीवी से कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिल रहा था। इस खुशी में उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके कार्तिक आरती को उसके मायके छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन खुशी से काम करके वो घर लौटता है और सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। तभी आरती पानी लेकर वहाँ आती है और कार्तिक बिना सर उठाए पानी का ग्लास पकड़ता है। अच्छा हुआ माँ, आप पानी लेके आ गई। मैं आपको अभी आवाज देने ही वाला था। माँ जी नहीं, बीवी हूँ मैं आपकी। आपकी जरूरतों का मुझे नहीं पता होगा तो किसे होगा? तु, 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 तुम यहाँ कैसे? अरे तुम तो अपने मायके गई थी ना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आया था। तुम वापस कैसे आई? हाँ, आप आए थे, लेकिन माँ ने बोला कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपने ससुराल को संभाल। मेरे लिए तेरे पापा भाई सब हैं और मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर, इसलिए मैं आ गई। मम्मी जी ने बोला और तुमने मान भी लिया। कैसी बेटी हो तुम। लगता है आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने की। मैंने तो सोचा कि आप मुझे अचानक से देखकर खुशी हो जाएंगे, लेकिन आप तो सदमे में आ गए। तुम्हारी जैसी अगर चिपकू बीवी मिलेगी ना तो इंसान सदमे में ही होगा, भागना तो करेगा नहीं। कार्तिक आरती से सवाल जवाब कर रहा था। तभी कामनी भी वहाँ आ जाती है। चलो अच्छा हुआ बहू तू आ गई, तेरे बिना तो घर खाली खाली हो गया था। माँ जी, तभी तो मैं आ गई। सही किया ना मैंने माँ जी। तुम कभी कोई काम गलत करती हो जो आज करोगी? थोड़ी देर बाद कार्तिक अपने कमरे में चला गया था। समय बीतता है, लेकिन आरती की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वहीं कार्तिक अपनी चिपकू बीवी से हद से ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन वो अपने ऑफिस के काम से बाहर जाने के लिए बैग पैक कर रहा था। तभी आरती वहाँ आती है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? ऊंचा सुनती हो क्या तुम? मैंने कहा तुमसे ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। सुनाई दिया मुझे, लेकिन मुझे भी लेकर चलिए। किसी भी ऑफिस की ट्रिप पर बीवी को साथ ले जाना अलाउ होता है। मुझे भी ले चलिए अपने साथ। यार तुम बड़ी चिपकू किस्म की औरत हो, कहीं तो अकेला छोड़ दो। अब ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, वहाँ भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्या? चुपचाप ना घर पे बैठो। कार्तिक इतना कहकर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। जिसके बाद आरती सीधे अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद कामनी उसके साथ नीचे आती है और अपने बेटे को रोकती है। बेटा ले जाना, क्या हुआ? जब से तेरी शादी हुई है तुम लोग कहीं घूमने भी तो नहीं गए हो। इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ बिताने को मिलेगा। माँ, मैं वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। और मेरे साथ लड़के भी होंगे। अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊँ। तो क्या हुआ? तू कौन सा किसी और की बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा है? मेरी बात तो मान जाना बेटा। अब तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। कार्तिक अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता और मजबूरी में आरती को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कार्तिक ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है और आरती कमरे में ना रुककर उसकी मीटिंग वाली जगह पर जाकर उससे थोड़ा दूरी पर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है, जिसकी वजह से कार्तिक का काम में ध्यान नहीं लगता। बहुत समझाने के बाद भी आरती अपनी चिपकने वाली आदत में सुधार नहीं लाती। एक दिन रात को कार्तिक अपने रूम में आराम कर रहा था। तभी उसका दोस्त अनुज वहाँ आता है। भाई इतनी अच्छी जगह आया है, चल कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं। सभी दोस्त होंगे, मजा आएगा।
हाँ यार चल, वैसे भी कल तो हमें निकल ही जाना है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। भाभी जी आप नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ लड़कों की पार्टी है, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। नहीं, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, जहाँ वो रहेंगे। एक काम कर भाई, तू अपनी बीवी के साथ यहीं रुक, क्योंकि ये लड़कों की पार्टी है, इसीलिए वहाँ किसी लड़की को ले जाना ठीक नहीं लगता। बुरा मत मानियो भाई, लेकिन तू अपनी चिपको बीवी से परेशान नहीं होता क्या? सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से कार्तिक को बहुत इंसल्ट फील होती है और जिस पर वो आरती को बहुत सुनाता है। जब देखो तब हर जगह मैं भी चलूंगी, मैं भी साथ में रहूंगी। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पति की पर्सनल लाइफ छोड़ो ही ना यार। थोड़ा टाइम पति को खुद के साथ भी बिताने दो, उसकी भी मन की करने दो उसे। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैं कहता हूँ तुम बहुत ही चिपकू किस्म की औरत हो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे। मैं क्या आपको चिपकू लगती हूँ? लगती नहीं हो, तुम हो। तुम मुझे ना अपनी इस आदत के चक्कर में ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा देती हो। तुम्हारी ये आदत ना मुझे तुम्हारे पास लाने की जगह ना तुमसे बहुत दूर कर रही है। इसे बदल दो, सुधार लो, अभी भी समय है। कार्तिक की सारी बातें आरती बड़े ध्यान से सुनती है और समझती है, जिसके बाद वो अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर देती है, जिससे कार्तिक को अपनी चिपको बीवी से काफी हद तक राहत मिल जाती है और उनके रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। कार्तिक देर रात अपने ऑफिस में काम करके अगली सुबह घर आता है और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी रानी उसके लिए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे देखकर वो उसके कपड़ों की ठीक से जांच करती है और तो और उसे अजीब तरह से सूंघने लगती है। ये देखकर उसका पति कार्तिक कहता है, जानवरों वाली हरकत क्यों कर रही हो? कभी यहाँ सूंघ रही हो, कभी वहाँ सूंघ रही हो, ये सब क्या है? चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो और मुझे सब सही से चेक करने दो। पूरी रात तुम ऑफिस में रुके हो या कहीं और? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हे भगवान, सच में कल्लू आ गया है। एक पति जो पूरी रात ऑफिस में काम करके देर रात को घर आता है और उसकी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बीवी को तो जासूसी करनी है। यार किसी लड़की के साथ नहीं था मैं, हद होती है सोचने की भी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में कितनी सारी लड़कियां हैं, क्या पता किससे तुम्हारा चक्कर चल रहा हो। यार अब बस करो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, पूरी रात सही से सोया भी नहीं हूँ और तो और मैं बहुत थक भी गया हूँ। क्या कहा? सोई नहीं, थक गई और आंखें भी लाल है और तुम्हारे अंदर से सेंट की खुशबू आ रही है। ये सेंट तो लड़कियां लगाती है और मेरा सेंट ये है नहीं। फिर ये किस लड़की का सेंट है? कौन थी तुम्हारे साथ रात में? हे भगवान उठा ले, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से और अपने जासूस पत्नी से। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, उठा ले भगवान। भगवान के पास बाद में जाना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए बता रही हूँ मैं। हाँ, ऑफिस में एक अकेला मैं ही नहीं था, और भी लोग थे और सब बैठ के साथ में काम कर रहे थे। तो मेरे साथ भी 2 लड़कियां बैठ के काम कर रही थी। ये उन्हीं की परफ्यूम की खुशबू है, समझी तुम? अच्छा, तो तुम इसलिए ओवर टाइम करते हो ऑफिस में, ताकि उन लड़कियों के साथ बैठकर बातें मार सको और नाम हो जाता है कि काम करने के लिए ऑफिस गए हो। हे भगवान, इस औरत को समझाना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर अब कार्तिक वहाँ से सोने के लिए चला जाता है और रानी अपने पति पर शक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी अपने घर की खिड़की पर खड़ी अपने हाथों को दूरबीन बनाकर देखती है और ये करते हुए उसे कार्तिक देख लेता है। अरे ये सब क्या है? तुम दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रही हो? अरे अपने पति की जासूसी करती हो, वो कम था क्या? अब जो दूसरों के घर में घुस रही हो, ये सब गलत बात होती है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम तो पूरा दिन घर से बाहर रहते हो और घर में मैं ही रहती हूँ, तो आसपास वालों की मुझे सब खबर रहती है। कौन क्या खिचड़ी बना रहा है, किसके बारे में। मन तो करता है ना तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं, लेकिन मजबूर हूँ, ऐसा भी कर नहीं सकता। हाँ, मुझे मार कर मेरी सोतन को यहाँ लाना चाहते हो ना, सब पता है मुझे। मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर सच में होता तब तो तुम पक्का मेरी जान ले लेती। अरे तुम अभी अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ जरूरी चीजें देख रही हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जरा मैं भी तो देखूं, मेरी जासूस पत्नी किसकी जासूसी कर रही है। इतना कहकर अब कार्तिक भी रानी के साथ देखता है, जहाँ सामने वाले घर में रानी अपने हाथों की दूरबीन बनाकर देख रही थी।
वहाँ रहने वाली एक लड़की के घर से एक आदमी गुस्से में जा रहा था और वो लड़की रोते हुए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन लड़का रुकता ही नहीं और लड़की वहीं बैठकर रो रही होती है। ये सब देखकर कार्तिक रानी से कहता है, ये क्या देख रही हो तुम? अरे किसी की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, समझी तुम? आपको कुछ नहीं पता, ये एक बहुत गंभीर मामला है। ये जो आदमी है वो उसके घर रोज आता है, लेकिन हर रोज वो दोनों बहुत खुश रहते थे। पर आज ऐसा हुआ जो ये लड़का इससे दूर जा रहा है और ये लड़की ऐसे रो रही है। कुछ तो जरूर है बात। ये उन दोनों के बीच की बात है, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? क्यों उनके घर में जासूसी कर रही हो? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ बैठकर मेरी तरह जासूसी कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। आप मुझे अपना मेरा काम करने दो। तुम भी ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता तुम्हें। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानी के घर के सामने रहने वाली लड़की अपने बीएफ से पैचअप कर लेती है, लेकिन कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद एक रात जब रानी को नींद नहीं आ रही थी तो वो फिर से एक बार अपने घर की बालकनी में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ सामने रहने वाली उस लड़की के घर में देखने लगती है। उसके घर की लाइट ऑन थी और उसके घर में वह हाथों की दूरबीन बनाकर ताकने लगती है, जहाँ उसे दो लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। सामने वाले ने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में वो आदमी उस लड़की के पेट में चाकू गोदकर उसकी जान ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रानी घबरा जाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक उठो, कार्तिक जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है, जल्दी से उठो। क्या है, अब रात को भी चैन से सो नहीं सकता क्या मैं? सोने दो ना मुझे। अरे जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। कार्तिक, क्या सच में? रानी तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देखा है ना? कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। उस लड़की को किसी ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली है। कार्तिक भी अपनी खिड़की से उस घर में देखता है तो वहाँ खून से लथपथ उस लड़की की लाश पड़ी थी और ये देखकर कार्तिक उससे कहता है, ये सब तुमने क्या देख लिया है? मुझे समझ नहीं आते जासूसी का कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे। पहले तो दूसरों के घर में ताका झाकी करती थी और आज तुमने मर्डर देख लिया। अब हम क्या करें? अगर खूनी को पता चल गया कि तुमने ये सब देखा है तो कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उस कातिल को मैं जरूर ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम एक खूनी की जासूसी करोगी? अरे तुमने क्या उसका चेहरा देखा था कि वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, मुझे पता है कि इस लड़की को किसने मारा होगा और मैं उसे पकड़वा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सभी को उस लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है और पुलिस भी उस खूनी का पता लगाने में जुट जाती है। रानी पुलिस के जाने के बाद जब उस घर में जाती है जहाँ खून हुआ था तो देखती है कि उस घर में सब बिखरा हुआ था और ये सब देखकर रानी कहती है, ये सब जरूर उस आदमी ने किया होगा जो इससे मिलने के लिए रोज आया करता था। अब मुझे ही इसका पर्दाफाश करना होगा। इतना कहकर वह घर में यहाँ वहाँ सब ढूंढने लगती है। तभी उसे उस लड़की की अलमारी से एक रुमाल मिलता है जिसमें किसी का नाम लिखा था और वहाँ कुछ तस्वीरें भी मौजूद थीं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रानी की एक दोस्त की थी। और उस रुमाल और फोटो को लेकर वो तस्वीर वाले आदमी जिसका नाम था कमलेश के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है? कमलेश, तुम उस लड़की को जानते हो? कुछ दिन पहले ही जिसका मर्डर हुआ है। नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तुम किसकी बात कर रही हो रानी? अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये तुम्हारी फोटोज उसके पास कहाँ से आई? बताओ, तुमने ही मारा है ना उसे? अच्छा, तो अब तुम मेरी सच्चाई जान गई हो। तो अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर अब कमलेश अपने पास से एक चाकू निकालता है और रानी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका पति कार्तिक पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस कमलेश को अपनी हिरासत में ले लेती है। तभी कार्तिक कहता है, अरे वाह, मेरी जासूस पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अपनी ये जासूसी कर करके ना सबका दिमाग खाया करती थी, लेकिन आज इसकी जासूसी ने एक खूनी को पकड़ लिया।